हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको 12th का वैद्युत तथा वैद्युत विभव जो कि चैप्टर चल रहा है और यह 12th का पहला चैप्टर है और इसमें मैं आपको इससे पहले 14 पार्ट दे चुका हूं और आज का लेक्चर 15वां है। और आपको बता दूं कि इससे पहले हम बात किए थे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और आवेश घनत्व किसे कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी खोखले गोले को यदि आवेशित किया जाए तो उसके अंदर, उसके सतह पर तथा उसके बाहर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी भी चर्चा किए थे। आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह जितना भी लेक्चर दिया जा रहा है वो आप सबको समझा रहा होगा और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी प्रकार आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। इससे पहले जो 14वां लेक्चर था उसमें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण किसी खोखले गोले की सतह पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र और केंद्र से गोले के बाहर r दूरी पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र देखा था। और फिर हम गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव देखे थे, लेकिन अंततः जो है कैमरे की कुछ बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण बंद हो गया। मैं उसका ग्राफ नहीं बता पाया था। आज मैं थोड़ा सा जो इससे पहले वीडियो दिया गया उसका कुछ पॉइंट छूट गया था, हम उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था किसी r त्रिज्या का कोई खोखला गोला होगा। यदि r त्रिज्या का कोई खोखला गोला है और इसको q कूलाम आवेश से आवेशित किया गया है, q कूलाम आवेश से आवेशित किया गया है, तो लास्ट टाइम में आपको बताया गया था कि इसके अंदर जो वैद्युत विभव होता है वह केंद्र को छोड़कर केंद्र से सतह तक सभी जगह वैद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। इसलिए जो सतह पर वैद्युत विभव होता है वही गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर भी विभव वही होता है। अगर हम किसी यहाँ से r1 दूरी बिंदु A पर वैद्युत विभव की बात करें तो आप बोलोगे VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन K होता है इंटू Q अपान दूरी क्या है r1 न होकर दूरी क्या लेंगे, हम त्रिज्या ही लेंगे जो त्रिज्या क्या है r है। चूंकि प्रैक्टिकली वैल्यू यह देखा गया था कि जो वैद्युत विभव होता है जो सतह पर होता है वही अंदर प्रत्येक जगह वही होता है। इसका मतलब वैद्युत विभव सभी जगह एक समान होता है और विभव समान हो जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है गोले के अंदर। चूंकि आपको मैं बताया था इससे पहले कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। क्योंकि अगर सभी जगह गोले के अंदर सभी जगह विभव का मान समान होगा, विभवांतर क्या होगा, तो विभव का मान जब समान होगा विभवांतर क्या होगा, विभवांतर शून्य होगा और आवेश का भाग कर देंगे तो शून्य आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी खोखले गोले के अंदर प्रत्येक जगह पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और यह कारण क्या होता है, क्योंकि सभी जगह विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। जब विभव में कोई अंतर ही नहीं है तो विभवांतर जब शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटे आवेश। इस प्रकार से विभवांतर शून्य, वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। इसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे, लेकिन अब इसी का हमसे ग्राफ छूट गया था। उसी ग्राफ के बारे में बताएंगे कि इसका ग्राफ क्या बनेगा जो है किसी खोखले गोले को यदि आवेशित किया जाए उसके कारण जो ग्राफ होगा हमारा क्या होगा। क्योंकि विभव जो होता है वह दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे जो विभव होता है वह दूरी के प्रोपोर्शनल होता है और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ग होता है। चलिए तो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं ये पॉइंट। ये हम सेंटर पॉइंट ले लिए इसका और ये सतह ले लिए। अब हम बात करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं विभव का ग्राफ। अगर विभव का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट होगा,
ये आपका वैद्युत विभव हो जाए, इधर क्या हो जाए, दूरी हो जाए, इधर दूरी हो जाए, इधर अगर इसकी त्रिज्या हम स्मॉल r माने हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होगा, ये स्मॉल r हो जाएगा और इधर मान लिया जाए कि r डैश है कुछ, ठीक है। तो चूंकि अंदर सभी जगह विभव का मान एक समान होता है, शून्य नहीं होता है, इसलिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक विभव का मान क्या होगा, एक समान। गोले के अंदर सेंटर से सतह तक विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। और कितना होगा, विभव का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r। लेकिन सतह के बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान वैसे वैसे घटता जाता है, इसलिए अब यहाँ के बाद हमारा जो ग्राफ होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये आपका ग्राफ हुआ विभव का। इसी प्रकार यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें वैद्युत क्षेत्र का, ये आपका वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र E है और इसी के साथ आगे बढ़ाएं, ये R है। आप जानते हो कि चूंकि विभवांतर शून्य होता है तो गोले खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक शून्य रहेगा। लेकिन सतह पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, सतह पर याद रखना होगा, सतह पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r, ये स्क्वायर, ये होता है सतह, ये होता है सतह पे आपका वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब सतह वैद्युत क्षेत्र होता है, सतह पे मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र होता है, ये आपका मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र हो गया। सतह के बाद उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होने लगता है, घटने लगता है, तो घटने लगता है, ये घट रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वह किसके लिए, यहाँ पे R हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट होगा, ये आपका जो ग्राफ होगा वह वैद्युत क्षेत्र E का, वैद्युत विभव E का V का, और ये वैद्युत क्षेत्र E का ग्राफ बनेगा। चलिए इस प्रकार से हमारा वो पिछला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए आज की बात करते हैं, आज की टॉपिक क्या है। हमारा हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं उसकी हेडिंग को देखेंगे। चलिए जिक्र करते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल की लंबवत गुजरती हों तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वैद्युत बल रेखाओं के गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, जब कोई वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हों तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वैद्युत बल रेखाओं के गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको अगर बताऊं, जिस प्रकार यदि कोई दरवाजा, जिस प्रकार यदि कोई दरवाजा हो और ये आपके दरवाजे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो दरवाजे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वो इस दिशा में हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए हो, और उसमें जो जल का प्रवाह हो रहा हो वो इस प्रकार से हो रहा हो। इसका ये सरफेस हो गया, ये सरफेस जो होगा वो इस तल में है और जो जल का प्रवाह है वो इस तल में है। तो इस प्रकार से जल का प्रवाह और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत हुए। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत होंगी तो वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम जनरेट होगा। तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट बना कैसे, जब कोई वैद्युत बल रेखा हो और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजर रहा हो तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वैद्युत बल रेखा के गुणनफल को ही क्या बोल देंगे, वैद्युत फ्लक्स। इस प्रकार से आप वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा बना सकते हो। तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फाई इक्वल टू E इंटू ए होगा वैद्युत फ्लक्स। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें आपको याद रखना होगा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन यह रहना है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र E होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए,
पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत, यह क्षेत्रफल का साइन है तो लंबवत होगा। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत यदि वैद्युत बल रेखा गुजरेगा उसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परिभाषा इसका, परिभाषा क्या होगा, वैद्युत बल रेखा का किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स की ये परिभाषा हो गई। और यदि जैसे हमारा कोई ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत हमारा वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही, इधर से निकलेगा, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एरिया ए है। ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। यदि कंडीशन है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत न होकर थीटा कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो, तब क्या होगा, तब जो होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो वैद्युत फ्लक्स इधर देख लीजिए क्या होगा वैद्युत फ्लक्स। तब हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E इंटू ए कास थीटा हो जाएगा। तब ये हमारा ये हो जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा तो आपका ये हमारा कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो कि अब क्या हो जाएगा, अब वैद्युत बल रेखा के लंबवत ना होकर उससे किस डायरेक्शन में होगा, उसके थीटा डायरेक्शन में होगा। कितने एंगल पे, थीटा डायरेक्शन में होगा। तो इसका और ये क्या है, इसका यहां से बना सकते हो, ये थीटा डायरेक्शन है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखा से थीटा कोण पर झुका हो तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यदि वैद्युत बल रेखा, कंडीशन तीसरा है, यदि वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखा यदि वैद्युत बल रेखा पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानांतर हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समांतर हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर, जब भी समांतर होगा तो उस केस में कभी भी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से नहीं गुजरेंगी, ये याद रखना होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर कैसे होगा, जैसे यदि किसी दीवार से यदि कोई जल गुजर रहा हो और उस दीवार को गुजरने वाले जल के समानांतर कर दिया जाए तो उस दीवार से एक भी पानी नहीं गुजरेगा। उसी प्रकार वैद्युत बल रेखा भी कभी भी यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानांतर हो जाएगा तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर पाएगा। जब वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर पाएगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो
अगर समानांतर होगा तो हम ये मानेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 के बराबर कार्य करेगा। समानांतर के लिए 90 के बराबर कार्य करेगा और लंबवत के लिए 0, अर्थात इसको ऐसे आप लिख सकते हो, इस प्रकार से इसको कर सकते हो। जैसे देखिए, जैसे अल्फा लंबवत के लिए क्या, समानांतर के लिए अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू होता है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो इस केस में थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 0, अर्थात क्या होगा 90। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कास 90, और कास 90 मान क्या होता है 0। तो जब वैद्युत फ्लक्स, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानांतर हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ये भी याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो हो गया, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हो गया। अब बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, याद रखना होगा। वैद्युत फ्लक्स सदिश राशि ना होकर अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसके हम मात्रक की बात करें, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करें, चूंकि फाई बराबर होता है ई इंटू ए, मात्रक की बात कर रहे हैं, किसकी बात, मात्रक। चूंकि हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू होता है, अर्थात यहां से इसका निकाल लोगे न्यूटन प्रति कूलम। तो ई का मात्रक रख दोगे न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से फाई का मात्रक एक फिर करके आ गया, क्या, फाई का मात्रक निकल के आ गया न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। और ई का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ई इक्वल टू होता है v बाई एल, विभवांतर बटे दूरी। तो ई का एक मात्रक यह भी हो जाएगा, ई का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से फाई का मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक आया वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार ये मीटर मीटर कट जाएगा, फाई का एक मात्रक और तैयार हो गया वोल्ट मीटर। यह भी फाई का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। थोड़ा और गौर करिए, अगर हम v की बात करें, v का एक मात्रक होता है, v बराबर होता है w बाई क्यू, अर्थात आप कह सकते हो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। जब विभव मात्रक जूल प्रति कूलम होता है और वहां रख दे अगर हम e के जगह पे, तो e का मात्रक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। तो e का मात्रक जूल प्रति कूलम मीटर है, तो वही ई का यहाँ पे रख दिया जाए तो फाई का एक मात्रक और बन के आ गया, फाई का एक मात्रक और क्या बन के आ गया, ई का मात्रक आया क्या, जूल प्रति मीटर इंटू कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर होता है एरिया का। तो मीटर एक मीटर से कट जाएगा, तो फाई का मात्रक क्या आया, फाई का मात्रक क्या आया, जूल मीटर प्रति कूलम। यह भी एक मात्रक हुआ किसका, फाई का। और थोड़ा इसको अगर और देखना चाहे फाई का एक मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, फाई का एसआई मात्रक अगर बात करें, एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक क्या होता है, फाई का वेबर होता है। फाई का एक एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। हालांकि वे सभी एसआई की मात्रक बनेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फाई का वेबर होता है।
फाई का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? फाई का सीजीएस पद्धति में क्या आएगा? फाई का मात्रक याद रखना है, मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल होता है फाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है। तो फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वोल्ट मीटर हुआ, और क्या हुआ इससे पहले भी है, क्या है? जूल मीटर प्रति कूलम हुआ, और क्या हुआ? वेबर हुआ, और क्या होता है? सीजीएस में होता है मैक्सवेल। इस प्रकार फाई क्या हुआ? अदिश राशि हुआ। चलिए थोड़ा फाई के बीमा की बात किया जाए। फाई की बीमा क्या होती है उस पर थोड़ा गौर करेंगे हम। फाई के बीमा तो बात करेंगे फाई की बीमा की। अगर हम फाई की बीमा की बात करें तो फाई बराबर होता है E इंटू ए। इस आधार पे आप ये कहोगे कि E की बीमा गुणे ए की बीमा। अगर हम बात करें E की बीमा क्या होगी, थोड़ा गौर किया जाए। आप जानते हो चूंकि E बराबर होता है F बटे Q। अब F क्या है? बल है। ये बल की बीमा क्या होती है? mL t (-2) होती है बल की बीमा, और Q बराबर IT होता है। I मतलब विद्युत धारा, बीमा क्या होगा? A, और Q बराबर क्या होता है? Q बराबर जानते हो IT होता है, तो विद्युत धारा I हुआ, उसका A, समय का T। इस प्रकार से T ऊपर जाएगा तो mL (a)-1 हो जाएगा, और t(-3) हो जाएगा। इस प्रकार से E का बीमा जो होता है mL (a)-1 और t(-3) होता है। तो उसको रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फाई की बीमा क्या हो जाएगा? E की बीमा आया mL (a)-1 t(-3) इंटू क्षेत्रफल A एरिया है, बीमा क्या होगा? L स्क्वायर। तो इस आधार पे पूरा बन जाएगा mL का क्यूब (a)-1 t(-3), ये हो जाएगा फाई की बीमा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक में हमने देखा फाई का परिभाषा क्या होता है, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की जो है इस विशेष स्थितियां वो क्या होती है, और हमने देखा फाई का जो वैद्युत फ्लक्स का जो चार मात्रक है वो क्या होता है, और साथ में फाई अदिश राशि है उसको भी देखा, और देखा कि फाई की बीमा क्या होती है mL क्यूब (e)⁻1 और t(-3), यह भी हमने देखा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब गास का नियम देखेंगे। गास का नियम क्या होता है? क्योंकि गास के प्रमेय के संबंध में कूलाम के नियम, जो गास का प्रमेय है, गास का प्रमेय कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। गास का प्रमेय, जो गास का प्रमेय जो उपयोग करेंगे और जो फार्मूला देगा वही जो है कूलाम के नियम से भी हम फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो गास क्या है? एक जो है कार्ल फ्रेडरिक गास जो थे वे यह नियम दिए, और उनका यह गास का नियम क्या कहता है आज हम उसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि गास का प्रमेय क्या है, गास का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, यह कूलाम के नियम का दूसरा रूप है, याद रखना है, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो गास का प्रमेय कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया, और उन्होंने
क्या बताया, कोई अगर बंद पृष्ठ होगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश रखे हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश आप रखे हो, कोई आवेश रखे हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, चूंकि बंद पृष्ठ से गुजरेगा जो भी वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरेंगी, आपको बताया गया वैद्युत बल रेखाओं के गुजरने को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गास ने बताया कि उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स होगा वो संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा, यही गास का नियम है। और यह माध्यम का परिवर्तन यदि के हो तो यह के भी आ जाएगा। तो गास महोदय यह बताते हैं यदि कोई बंद पृष्ठ होगा, उस बंद, आप परिभाषा कैसे बोलोगे, बोलोगे इस प्रमेय के अनुसार, इस नियम के अनुसार। क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार क्या बोलोगे, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा यदि आवेश हो और निर्वात विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स होगा, संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ये पूरा परिभाषा है। संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम का परावैद्युतांक, उन दोनों के गुणनफल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होगा, यही क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। चूंकि आपको बताया गया वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसे कहते हैं, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से यदि वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखा के गुजरने को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए, और याद रखना होगा यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के, यदि बंद पृष्ठ के कहाँ रखा हो, कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, याद रखना होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कब होगा शून्य, यदि वह आवेश बंद पृष्ठ के अंदर न होकर बंद पृष्ठ के बाहर रखा होगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। ये भी एग्जाम में कई बार आया, इसको भी आप याद रखो। और अगली चर्चा की बात करते हैं, अगला क्या होगा, थोड़ा इसमें और कुछ मॉडिफाई। यदि किसी बंद पृष्ठ, कोई यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से यदि वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत फ्लक्स प्लस होता है, अर्थात धनात्मक होता है। लेकिन यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर समाती हुई दिखाई देती हैं तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ये भी बात आप नोट डाउन करके याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होगा, जब हमारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठीय क्षेत्रफल से बाहर निकल रही हो, बाहर की ओर जा रही हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यदि हमारी वैद्युत जो बल रेखा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आ रही हो तो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए, इस प्रकार से गास के नियम की परिभाषा को भी देखिए। और एक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, गास के नियम का एक क्वेश्चन क्या है जो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन, ये पॉइंट याद रखिए ना, क्वेश्चन क्या है मैं उसको देखता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक घन था, एक घन हो, हालांकि घन तो हमको यहां से मिल जाएगा। यदि कोई एक घन हो, अब घन में कितने पृष्ठ होंगे भाई, घन में 6 फलक होंगे। यदि कोई आवेश किसी घन के अंदर रखा हो तो आपसे पूछता है कि उस
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे गुजरने वाला फ्लक्स गास के प्रमेय के अनुसार होगा संपूर्ण आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा ये। और जबकि यदि वायु रखा होगा, वायु के लिए आप जानते हो वायु के लिए क्या हो जाएगा, वायु के लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब फाई इक्वल टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। हालांकि ये तो सही है, लेकिन आपसे पूछ ले यदि कोई घन हो, उस घन के अंदर कोई आवेश रखा हो और यदि किसी एक घन के किसी एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल से, मान लीजिए इस साइड वाले से, जो इस साइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप याद रखना है क्योंकि 6 फ्लक्स है, 6 पृष्ठ है, उस 6 पृष्ठ के हिसाब से 6 बटे 6 कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना 6 और कितने पृष्ठ से गुजरना होगा 6। तो आप इस आधार पे फॉर्मूला बना सकते हो कि फाई इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट और गुणे कुल पृष्ठ ऊपर क्या होगा, ऊपर लेने वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, लेने वाला पृष्ठ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये नया मास्टर फॉर्मूला आपके लिए है, एक नया फॉर्मूला मैं तैयार कर दिया कि इस आधार पे आप गास के प्रमेय का उपयोग करके लगा सकते हो। जैसे अगर मैं एक पृष्ठ से पूछूं कि फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे फाई इक्वल टू क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे कुल पृष्ठ कितना है, इसमें 6 है, लेने वाला पृष्ठ कितना है 1 है, इस आधार पे Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही हमारा घन हो और ये हमारा घन है और मैं इस घन में बोलूं कि एक पृष्ठ से न होकर ये इसके 2 पृष्ठ से गुजरे, इस पृष्ठ से होकर गुजरे और साथ में ही इसके नीचे वाले पृष्ठ से भी होकर गुजरे, इसके नीचे वाले पृष्ठ से भी होकर गुजरे, तो इन दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा वह बोलोगे क्या बोलोगे, संपूर्ण पृष्ठ, इस फॉर्मूले में रख दो, संपूर्ण पृष्ठ 6 है और लेने वाला पृष्ठ 2, तो 2 रख दो, गुणे क्या हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट अर्थात कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नया मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है जिस पृष्ठ से पूछेगा कोई बंद पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कैसे मैं लगा रहा हूँ, ये गास के नियम का उपयोग करते हुए लगा रहा हूँ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है गास के प्रमेय की उत्पत्ति। हालांकि मैं इस डेरिवेशन को यदि कराता हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए आपको देखना थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा आपको ये देखने में, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।